गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए लेक्चर वीडियो के साथ आप लोगों का अपना इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। ठीक है, और जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से कुछ पढ़ाने से पहले आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारा यह स्मार्ट स्टडी क्लासेस का यूट्यूब चैनल लगभग सभी हिंदी मीडियम वाले जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि घर पे रह करके इस कोरोना काल में, ठीक है, एक अच्छे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी की जा सकती है। ठीक है गाइज, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सबके सब वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वंशागत का आणविक आधार वाले चैप्टर में आप लोगों का हम बहुत क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, और आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमें पढ़ना है। मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। कल के वीडियो में हमने डीएनए की संरचना बताया था, जिसमें वाटसन एवं क्रिक मॉडल बताया था, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए आपको जो भी कल वीडियो में बताया गया उसको देखने के बाद नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन तब तक जो भी आप प्रयास करिए कि हाथ का बना हुआ नोट्स मिल जाए, आपके खुद का हाथ का, तो वो अपने लैंग्वेज, अपने राइटिंग में होगा तो पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, किसी और का बना बनाया नोट्स अगर मिलता है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल थोड़ा हो, लेकिन खुद से बना लो नोट्स, और खुद से बनाने से आपको लिखते समय कुछ क्वेश्चन की बातें याद भी हो जाती हैं और साथ में राइटिंग भी सुधार होता है, और खुद के बनाए नोट्स को पढ़ना भी आसान होता है। कम समय में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल में मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए के जो मॉडल के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने आपको बताया था कि डीएनए दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया था जिसकी लंबाई जो होती है बेटा, ठीक है, चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसमें जो मैंने आपको कहा था कि डीएनए क्या है, पराकुंडलन ऐसे बार बार जगह जगह मुड़ा होता है, और हर 10 समाक्षर पर क्या होता है, एक बार राउंड होता है, और प्रत्येक राउंडिंग की जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और प्रत्येक समाक्षर डंडे के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है गाइस। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बताए थे, जो कि पेपर में पक्का है कि आना तय है। ठीक है, और लगभग हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए गाइज नाउ अब आप क्या करिए, बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम आज देखते हैं डीएनए से ही रिलेटेड चैप्टर, हमारा वही वंशागत का आणविक आधार है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग, अर्थात पराकुंडलन किसे कहते हैं, अर्थात पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहली चीज, पराकुंडलन का अर्थ हो सकता है ना समझ पाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं पैकेजिंग। पैकेजिंग माने होता है पैक करना। पैक करने का मतलब समझ रहे हो ना, किसी लंबी सी चीज को क्या करना, एक छोटे से डब्बे या बॉक्स में क्या कर देना, भर देना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग करना कहते नहीं, पैकेज कर ले, पैकिंग कर लीजिए। लोग बोलते हैं ना कि 2 लाख का पैकेज है। 2 लाख का पैकेज मतलब जो साल भर की टोटल सैलरी वो 2 लाख है, उसको एक ही बार में बता दिया जाता है 2 लाख का पैकेज है। तो कुल मिला करके आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस केवल थोड़ा सा इसका मतलब समझिए कि डीएनए की पैकेजिंग अर्थात पराकुंडलन। कुंडलन का मतलब होता है लिपटना या लिपेटना। जैसे आपको पता है कि ये कोई पिंडी है और यहाँ से 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर रस्सी हो, तो उस रस्सी को हम क्या करते हैं, एक छोटे से पिंड या एक छोटे से ऐसे बंडल में क्या करते हैं, ऐसे लपेटते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पराकुंडलन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कोशिका में, आपके शरीर की कोशिका में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक सूत्र या धागे के रूप में होता है गाइस। ठीक है, और एक कम से कम एक डीएनए की बात करें तो आपके पूरे एक कोशिका में 46 डीएनए होते हैं। कितने डीएनए होते हैं, 46 डीएनए। एक कोशिका में मात्र 46 डीएनए होते हैं, और एक कोशिका में 46 डीएनए हैं, तो एक डीएनए की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है, 1.5 से 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर और 46 चूंकि होते हैं, 46 गुणे 8 करोगे तो लगभग 2 मीटर एक डीएनए की लंबाई होती है। एक कोशिका में पाई जाने वाले डीएनए की लंबाई कितनी हो गई, बोलो 2 मीटर होती है। फिर से समझिए, एक कोशिका में 46 डीएनए होते हैं, एक डीएनए की लंबाई 8 सेंटीमीटर लगभग होती है, और एक कोशिका में 46 डीएनए है, 46 गुणे 8 करिए लगभग 2 मीटर। एक कोशिका में 2 मीटर डीएनए एक धागे के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब पूरे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, आप ये भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि लगभग पूरे शरीर में 10 घाते 14। 10 घाते 14 का मतलब गाइस 10 धामा 100 धामा 1000 धामा 10 लाख धामा 1 करोड़ धामा 10 करोड़, ऐसे गिनते रहिए 14 बार। तो इतनी कोशिकाएं हैं, और एक कोशिका में 2 मीटर अगर है क्या बोलो डीएनए,
तो 2 गुणे 10 घाते 14 कर दो, तो इतना लंबा आपका डीएनए आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ। ठीक है, हम कह सकते हैं पूरी बॉडी ही धागों का जाल है। लेकिन अब आप सोचिए कि 2 गुणे 10 घाते 14 मीटर धागे को अगर हम लपेट दें, फैला दें, तो कितना लंबा होता होगा। कम से कम यहाँ से पृथ्वी से सूर्य को कई बार लपेटोगे तब जाके वो क्या होगा, धागे का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पैकेजिंग क्यों हो रही है कि इतना लंबा धागा, इतना लंबा डीएनए आपकी बॉडी में होता कहाँ है, तो वही चीज़ इसमें पढ़ना है, कैसे इतना लंबा धागा आपकी बॉडी कोशिका में, एक छोटे से कोशिका में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। तो उसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, डीएनए की पैकेजिंग अर्थात पराकुंडलन किसे कहते हैं। पहले एक लाइन तो दिमाग में रख ही लो कि डीएनए एक धागे नुमा संरचना होती है, कुंडली सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा कल बताए थे, और एक कोशिका में कम से कम 46 डीएनए जिसकी कुल लंबाई होती 2 मीटर, और उन 2 मीटर आपके डीएनए की क्या है, बोलो आपकी लंबाई कितनी होगी, 3.5 हाथ होती है, और इतना लंबा डीएनए है पूरे कोशिका में, तो कहाँ से एडजस्ट होगा। तो वही सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। आइए देखते हैं हम सबसे पहली चीज़। ठीक है, पराकुंडलन का सेंस दिमाग में रख लो, लपेटना, पैकेजिंग माने लपेटना। तो प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में, प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए, यानी डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका में तो है, लेकिन कोशिका के किस भाग में है, केंद्रक में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए अणु बहुत लंबा होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत लंबा होता है, और यह मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 की संख्या में पाए जाते हैं। अर्थात डीएनए मानव की कोशिका में कितना, 46 होते हैं। ठीक है, एक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका कह रहा ना, एक कोशिका में 46 डीएनए होते हैं, और प्रत्येक डीएनए की जो लंबाई है वो लगभग कितना होता है गाइस, यहाँ पर नोट करने वाला चीज़ है कि 1.5 से 8.5 अधिकतम सेंटीमीटर होता है एक डीएनए की लंबाई। ठीक है, इस प्रकार एक कोशिका में कुल 46 डीएनए होते हैं, एक कोशिका में डीएनए कुल कितने, 46, और जिनकी कुल लंबाई लगभग कितनी होती है, 2 मीटर होती है गाइस। ठीक है, कितनी होती है, 2 मीटर होती है। और मानव शरीर में अगर हम कुल कोशिकाओं की बात करें तो लगभग 10 घाते 14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस 10 घाते 14 कोशिका में कुल डीएनए की जो लंबाई बनेगी गुणे 2 गुणे 10 घाते 14, क्योंकि 10 घाते 14 कोशिकाएं हैं और एक कोशिका की डीएनए की लंबाई 2 मीटर, तो 2 गुणे 10 घाते 14 मीटर, या किलोमीटर में कहोगे 2 गुणे 10 घाते 11 किलोमीटर कुल लंबाई होती है डीएनए की आपके शरीर में। अब यहाँ पर आप सोचिए कि आपके शरीर में 2 गुणे 10 घाते 11 किलोमीटर लंबाई का धागा क्या हुआ है, किस प्रकार से समाहित है। अब ऐसे सीधा सीधा तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब वो क्या, उसी में उलझा हुआ है, तो उलझने को ही तो क्या कहते हैं, पराकुंडलन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब इतने लंबे डीएनए का, ठीक है, इतने लंबे डीएनए का मानव की एक सूक्ष्म कोशिका, मतलब एक छोटी सी कोशिका जो कि आंख से दिखती नहीं है, इस सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में समाना या व्यवस्थित होना आसान नहीं होता है। अतः यह कुल डीएनए यानी 2 गुणे 10 घाते 11 किलोमीटर लंबा जो डीएनए है, इसकी लंबाई एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन हो सकता है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की सहायता से बार बार क्या होता है, कई बार, बोलो, कुंडलन होता है। कुंडलन का मतलब बार बार उसी में राउंड अप लपेटा जाता है, कुंडलन होता है। ठीक है, और कुंडलन होकर केंद्रक में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, जिसे अब डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं। ठीक है, जिसे अब क्या कहते हैं, डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिफिनीशन लिखना हो, ये तो मैंने एक व्यवहारिक तरीके से बताया, ठीक है कि नहीं। अब इसको 2 लाइन में अगर डिफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर मैंने दिया है कि डीएनए के समस्त अणुओं का, समस्त अणुओं का मतलब एक कोशिका में 46 है और पूरे 10 घाते 14 कोशिकाएं हैं, तो 2 गुणे 10 घाते 14 मीटर इतना लंबा। तो डीएनए के समस्त अणुओं का कुछ प्रोटीन अर्थात हिस्टोन की सहायता से बार बार कई बार क्या होना, कुंडलन होना, लिपट करके केंद्रक में व्यवस्थित हो जाना ही डीएनए की पैकेजिंग कहलाता है, अर्थात डीएनए का पराकुंडलन कहलाता है। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका डीएनए का पराकुंडलन और डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, एक बार फिर से कहेंगे, आपको दिमाग में क्या रखना है कि मानव शरीर में 10 घाते 14 कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2 मीटर होती है, 46 मिलाकर। तो अब 2 गुणे 10 घाते 14 मीटर या 2 गुणे 10 घाते 11 किलोमीटर इतनी लंबाई में आपके डीएनए है।
तो इसी डीएनए का एक विशेष प्रकार की प्रोटीन द्वारा क्या होता है, बोलिए, कुंडलन हो जाता है, लिपटान हो जाता है। जिस तरह से एक धागे को एक पिंडी में, कितना भी लंबा धागा क्यों ना हो, एक पिंडी पाया, पिंडी में लपेट देते हैं तो लगभग 2-4-6 किलोमीटर धागा एक पिंडी में क्या होता है, समाहित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो पिंडी है इसको प्रोटीन समझिए और धागे को डीएनए समझिए। तो इसी को इस तरह से ऐसे ऐसे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन द्वारा लिपट जाता है। इसी को डीएनए की पैकेजिंग कहते हैं, अर्थात डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, तो सपोज करिए ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, डीएनए का धागा है, ऐसे मान लीजिए बहुत लंबा है। अब इतना लंबा है कि इसको सीधा सीधा केंद्रक में समाना या व्यवस्थित होना आसान नहीं है। इसी को अब हम क्या करते हैं, इसी पे हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से इसको ऐसे ऐसे राउंड अप कर दिया जाता है। ऐसे इस हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्या होती है, पराकुंडलित हो जाती है और पराकुंडलित होकर के क्या होती है, आपके इस केंद्रक के अंदर क्या होती है, समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया, बार बार रिपीटेशन, बार बार लिपटना, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डीएनए का पराकुंडलन किसे कहते हैं। आप इसे नोट करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फटाफट सभी गाइज नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब एक बार फिगर से हम फिर से फिगर के माध्यम से हम डीएनए का पराकुंडलन समझने जा रहे हैं। ठीक है गाइज, जैसे सपोज करिए ये डीएनए है। डीएनए ऐसे सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा धागे नुमा संरचना होती है, जो कुल कोशिका में कितना 46 डीएनए होते हैं। कितने कोशिका में, एक कोशिका में 46 डीएनए एक कोशिका में होते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये डीएनए है, एक कोशिका का एक डीएनए सपोज कर लिए इतना लंबा है। ठीक है, और जो कोशिका होती है वो गोल होती है, कुछ इस तरह से कोशिका है। अब आप बताओ इतना लंबा धागा इसमें कैसे एडजस्ट होगा, इसे केंद्रक में, केंद्रक देख रहे हो ना बीच वाला, इसमें कैसे एडजस्ट हो सकता है। अब इस रूप में तो एडजस्ट होगा नहीं, सही है ना। तो इसको इसमें व्यवस्थित होने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन होता है। ठीक है कि नहीं, ये हिस्टोन प्रोटीन, सपोज करिए ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है कि नहीं। अब ये धागा इसको यहीं से हम ऐसे क्या करते हैं, ले आते हैं और ले आकर के इसी पे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ही लपेट देते हैं इसी तरह से, इस तरह से। ठीक है गाइस, इस तरह से ऐसे क्या किया, लपेट दिया। तो ये जो टोटल डीएनए की लंबाई थी, ये लिपटने के बाद क्या हो गई, एक छोटे से संरचना में एडजस्ट हो गई। अब इसको इसमें क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, डीएनए का पैकेजिंग अर्थात डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, फिगर भी अगर आप बनाना चाहो कुछ समझने के लिए तो इस तरह से बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जिसका नाम है डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में कभी कभार टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया, लंबी जटिल प्रक्रिया को पेपर में पूरा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन। इसे अंग्रेजी में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। रटना नहीं है, डीएनए का मतलब तो समझ रहे बेटा, द्विगुणन का मतलब होता है 2 भागों में बढ़ जाना, अर्थात 2 नए डीएनए का निर्माण करना। ठीक है, लेकिन एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए का द्विगुणन या प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिकृतियन मतलब प्रतिलिपि, फोटो स्टेट जिसको बोलते हो आप लोग, फोटो स्टेट। जैसे कोई एक कॉपी है, ठीक है कि नहीं, मान लीजिए ये कोई एक कॉपी है, इसका फोटो स्टेट कराओगे तो इसी के जैसा हूबहू क्या हो जाएगा, एक और तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है प्रतिकृतियन का मतलब कि पुराने डीएनए की तरह ही 2 नए डीएनए बन जाना क्या कहलाता है, डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले, मतलब एक कोशिकाएँ क्या होती हैं, विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, क्या है, ये कोशिका है, और ये समय समय पे बढ़ के क्या होती हैं, 2 नए कोशिकाओं का निर्माण करती है ना। अब इसमें सोचिए कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। और जब 2 कोशिका बनी समसूत्र विभाजन से, इसमें भी 46 होने चाहिए। 2 कोशिका इसमें भी 46, इसमें भी, अगर इस तरह से देखें टोटल हम 92 हो गया, जबकि इसके पहले वाले में 46 था। तो इसका मतलब जो 46 डीएनए था, जोड़े में वाले 23 जोड़ा या 46 डीएनए जो थे, पर डीएनए क्या हो गए, बोलो, एक विशेष प्रक्रिया के तहत
ठीक है, 2 नए नए भागों में बढ़ते चले गए। इस तरह से 46 दूना 92 क्या हो गया, कुल डीएनए हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतत कोशिकाओं में जाने के लिए, ठीक है, संतत कोशिका में जाने का मतलब जैसे ही एक कोशिका 2 कोशिकाएं बना रही थी, ये जो कोशिकाएं हैं ये संतत कोशिकाएं हैं। तो अब जैसे ये कोशिका संतत में बदलेगी तो इसके बदलने के पहले ही ये जो डीएनए है इसमें जाने के पहले ही क्या होता है, 2 भागों में क्या द्विगुणित होकर के 92 डीएनए बना के पहले से रेडी कर लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतत कोशिका में जाने के लिए 2 हुबहू नए प्रतिलिपि डीएनए में क्या होता है, बदल जाता है। कौन बदल जाता है भैया, डीएनए बदल जाता है। किसमें, 2 हुबहू नए प्रतिलिपि डीएनए बदल जाता है अपने जैसे। और यह क्रिया कोशिका में या कोशिका में स्व-द्विगुणन की क्षमता के कारण होती है। अर्थात डीएनए में, ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की क्रिया स्व-द्विगुणन, ये जो क्रिया है ये डीएनए के अंदर स्वतः पाई जाती है, इसलिए इसे स्व-द्विगुणन भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये, अब इसके डिफिनेशन मान लीजिए लिखना हो एक लाइन में तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि मात्र कोशिका, ठीक है, मात्र डीएनए से, मात्र डीएनए का मतलब पुराने डीएनए से। जैसे ही इसमें जो कोशिका बनी जो डीएनए वो नया है और जो इसमें था ये पुराना है मात्र डीएनए। तो वही लिखा कि मात्र डीएनए से अर्थात पुराने डीएनए से स्व-द्विगुणन क्षमता द्वारा 2 संतत डीएनए अर्थात नए डीएनए बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए का प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो बातें दिमाग में आपको रखना क्या, सिर्फ इतना रखना है, हेडिंग आ जाए तो यहीं से थोड़ा सा निकालिएगा कि डीएनए का द्विगुणन अर्थात एक डीएनए का द्विगुणन अर्थात एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने की क्रिया को हम डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। और यह क्रिया ठीक कोशिका विभाजन होने से पहले ही कोशिका में हो जाती है और स्व-द्विगुणन क्षमता के कारण होती है। अर्थात डीएनए में अपने अंदर उसकी ये क्षमता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए को क्या करता है, बना लेता है। तो इसी क्रिया को हम डीएनए का द्विगुणन या प्रतिक्रियन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो ये गाइस डिफिनेशन भी मैंने आपको उतारा बताया और ये भी बताया। अब आप इसे नोट करें, सभी लोग फटाफट नोट करो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इस वीडियो में जो लास्ट में हेडिंग बताने चल रहे हैं गाइस, वो हमारा है डीएनए व आरएनए में अंतर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है। आपको विश्वास हो, अंसाल्ड उठाइए और अंसाल्ड उठा करके आप देख लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, पूछा गया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसलिए इसे भी आप ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। डीएनए व आरएनए में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। ठीक है, आज हम डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। पहली चीज़ कि इसमें आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि डीएनए और आरएनए में निम्नलिखित अंतर होता है। ठीक है, अर्थात देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए विच आर गिवन फॉलोइंग बिलो। अर्थात बहुत अंतर है जो नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन अगर पेपर में आता है गाइस, तो आप क्या करेंगे, पहले चार्ट बनाएंगे। एक लाइन लिखने के बाद चार्ट बनाइए और एक तरफ आप लिखिए डीएनए और एक तरफ आरएनए, क्योंकि इस तरह से चार्ट बना के लिखना, पॉइंट आउट करके लिखना पेपर के आंसर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आप डीएनए और आरएनए एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लिखिएगा और क्रमांक डालिएगा इस तरह से जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने दिखाया है। और क्रमांक डालने के बाद बारी बारी से पॉइंट आउट करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो आइए पॉइंट आउट करते हैं। पहले सबसे पहले डीएनए, इसका पूरा नाम, ये अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया सिर्फ डीएनए कर रहे थे, इसके पूरे नाम के बारे में हमने चर्चा नहीं किया था। बट आप जान लो कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डी का मतलब डीऑक्सी राइबो और एन का मतलब न्यूक्लिक। ठीक है, यहाँ मैं कट कर दे रहा हूँ ताकि पता चले अलग अलग। डी माने डीऑक्सीराइबो और एन का मतलब न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड अर्थात अम्ल, अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है। किसका नाम, डीएनए का। इसका जस्ट अपोजिट करिए। ठीक है, यही डीऑक्सी हटा दीजिए तो क्या होता है, राइबो। ठीक है, आरएनए का, आरएनए का मैं, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए, ए माने एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है गाइस,
तो ये इस तरह से डीएनए और आरएनए का पहला अंतर उसके नाम को ही लेके बता सकते हो। सपोज करिए एक नंबर अगर पूछ लिया डीएनए आरएनए में मेन अंतर कौन है, मुख्य अंतर, तो आप उसके नाम को ही लेके बता सकेंगे कि उसमें डी अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है और ये आर अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है बेटा कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में एक नंबर का पूछ ले कि इसमें कौन सी शर्करा होती है डीएनए में। तो याद रहे डीएनए है तो डीएनए में डी शर्करा होती है, डी का मतलब डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। ठीक है, और इसी तरह से आरएनए में आर शर्करा होती है अर्थात राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जबकि आरएनए में क्या होती है गाइस, राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हुआ राइबोज और इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तीसरा कि डीएनए जो होता है यह प्रमुख रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में जो छोटा सा भाग है केंद्रक, न्यूक्लियस में अर्थात पाया जाता है डीएनए। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के न्यूक्लियस में, जबकि आरएनए क्या कहते हो यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह केंद्रक में नहीं पाया जाता, जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, डिफरेंस बन के तैयार हो जाता है गाइस। ठीक है, फिर तीसरा अब हम देखते हैं कि इसमें, ठीक है, किसमें, डीएनए में एडेनिन, ए का मतलब एडेनिन कल बताया था, ए का मतलब एडेनिन, जी माने ग्वानिन, टी माने थायमिन, सी माने साइटोसिन। ठीक है, ये एडेनिन, ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है। कल मैंने वीडियो में बताया था गाइस कि डीएनए का कंपोजिशन जिसमें फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना था। तो नाइट्रोजनी क्षारक में मैंने आपको कहा था डीएनए में 4 क्षारक होते हैं, वैसे 2 होते हैं प्यूरिन, पिरामिडिन, लेकिन उसमें भी 2 होते हैं, एडेनिन, ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन। तो डीएनए में बेटा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन ये 4 क्षारक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, एडेनिन, ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन। तो बेटा इस तरह से अब हम इसमें अगर आरएनए की बात करें तो इनमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थायमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल। हाँ, एक बात, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि डीएनए आरएनए में एक प्रमुख अंतर बताइए, तब आप ये चीज़ बताएंगे क्षारक का अंतर। इसका मतलब एग्जामिनर का जो सेंस है क्षारक का अंतर पूछ रहा है कि डीएनए में जो होता है AGTC होता है, इनमें भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए में T होता है और आरएनए में T के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है अर्थात U पाया जाता है। ठीक है, इसमें थायमिन नहीं होता, एडेनिन होता है, ग्वामिन होता है, थायमिन नहीं, यूरेसिल होता है, बाकी साइटोसिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम डीएनए के 5वें अंतर की बात करें तो यह एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। मैंने पहली हेडिंग इस पार्ट बताया था डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस बात को ग्रिफिथ, वास्टेज, हर्शे व अन्य वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया था। अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, परंतु आरएनए ये काम नहीं करता बल्कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, ये प्रोटीन संश्लेषण का नहीं बल्कि एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है डीएनए, जबकि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण प्रमुख रूप से करता है। ठीक है, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे वायरस आप सुने होंगे, तो वायरस में, ठीक है, आरएनए भी होता है और डीएनए, कुछ वायरस में आरएनए होते हैं जीनोम के रूप में, कुछ में डीएनए होता है। तो कुछ वायरस ऐसे जिसमें आरएनए है लेकिन डीएनए नहीं होता है। ठीक, कुछ वायरस ऐसे जिनमें डीएनए है लेकिन आरएनए नहीं होता है। लेकिन हम आप लोग हैं, हमारी आपकी कोशिका में डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो जिस वायरस में, ठीक है, डीएनए नहीं होता है, ठीक है, उसमें आरएनए होता है और यही आरएनए क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करने लगता है। अर्थात डीएनए की अनुपस्थिति में डीएनए वाला काम आरएनए करने लगता है, तो उस समय आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और भी कहाँ, वायरस में। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन रूप से बात की जाए तो आरएनए क्या करता है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है, जबकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। पेपर में कम से कम 4 अंतर आपसे पूछेगा, तो 4 लिखते हो तब भी दैट इज सफिशिएंट। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए को भी आज हमने क्या किया, क्लियर कर दिया। ठीक है गाइज, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट करिए। और हाँ, जो भी वीडियो बनाया जा रहा है बेटा, इसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और इस चैनल पर लगातार बने रहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं, जो भी पेपर पैटर्न क्वेश्चन है सिलेबस, वो पूरा के पूरे पढ़ाए जा रहे हैं। और यह आपके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड, आज सभी बोर्डों के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सभी गाइज, सभी बोर्ड के अभ्यर्थी, ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी चल रहा है, सारे के सारे
सब्जेक्ट को बराबर ध्यान से नियमित रूप से देखें और उसका नोट्स बनाएं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी गाइज नोट करें।